नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदौर में पानी में बैक्टीरिया से 15वीं मौत, पाइपलाइन में लीकेज से मिला सीवेज। NHRC ने मांगी रिपोर्ट, आज हाईकोर्ट में सुनवाई। उल्लासनगर में राहुल गांधी की प्रेरणा से बड़े पैमाने पर कांग्रेस में पक्ष प्रवेश, 32 उम्मीदवारों का मौका। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के में 9 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी वेतन दस्तावेजों और पे स्लिप के सहारे लोन हासिल, 48 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। KGMU में यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपों के आरोपी डॉक्टर रमुजुद्दीन नाइक पर गैर जमानती वारंट, गिरफ्तारी के लिए पुलिस दर्ज जारी। संजय सरावगी ने अभिषेक बनर्जी के बयान का अनर्गल बताया, बिहार के चुनाव का उदाहरण देते हुए TMC पर हमला, बंगाल में NDA सरकार बनाने का दावा। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण मौतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिनमें 68 वर्षीय गीताबाई भी शामिल है। वहीं 16 बच्चे समेत 201 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि दूषित पानी पीने के कारण ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। वहीं यह जानकारी दी गई है कि जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि डिटेक्टर रिपोर्ट और कल्चरल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। नागरिक प्रशासन मंत्री कैशल विजयवर्गीय ने माना कि भगीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं और लीकेज की जगह मुख्य आशंका बताया। वहीं NHRC ने मामले में संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूषित पानी में शिगेला, हेजा और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जो पीने योग्य पानी में घातक प्रभाव डालते हैं। मुंबई से सटे उल्लासनगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेरणा बड़े पैमाने पर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंप क्रमांक 3 परिसर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे की उपस्थिति में विभिन्न पार्टियों से आए कई लोगों ने कांग्रेस का पक्ष प्रवेश किया। उल्लासनगर जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे ने बताया कि इस चुनाव में कई युवाओं को अवसर दिया गया। 32 लोगों को उम्मीदवारी दी गई, जिनमें 15 उम्मीदवार की आयु 35 साल से कम है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलती है और डंपिंग ग्राउंड के मुद्दों को भी प्राथमिकता देगी। साल्वे ने यह भी बताया कि पार्टी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें 10 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया, जिनमें सबसे गंभीर 500 स्क्वायर फीट के घरों का टैक्स माफी और खुद का पानी सोर्स उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उसमें हम लोग ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टोटल 32 कैंडिडेट्स शहर में हम लोग लड़ा रहे हैं। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग मैक्सिमम यंग लोगों को, मैक्सिमम यंग से ज़्यादा मैक्सिमम नए चेहरों को हम लोग चांस देंगे और हम लोग प्रॉमिस पूरा किया है। हम लोग 15 के आसपास हमारे कैंडिडेट, ये 30-35 एज ग्रुप के अंदर के कैंडिडेट है और सभी जो उल्लासनगर के जो समाज है, वो समाज, सभी समाज को समान न्याय देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे पास अच्छे सिंधी समाज के कैंडिडेट है, हमारे पास युवा कैंडिडेट है, दलित समाज के कैंडिडेट है, मराठी समाज के कैंडिडेट है, मुस्लिम समाज के कैंडिडेट, ये सारे प्रकार का जो कांग्रेस का मूलभूत जो हमारा ये है कि सबको समान न्याय, वो भी हम लोगों ने इस महानगर पालिका चुनाव के उम्मीदवारों में वो हमने पूरा ये किया। एयरलाइंस के बारे में क्या कहना चाहिए? अलायंस के बारे में जो है, हम लोग का अलायंस महाविकास आघाड़ी के साथ था। हमारी चर्चा वंचित से भी हम लोग ने की, प्राथमिक करने की कोशिश की। तो अलायंस में हम लोग के कई पैनलों में, महाविकास आघाड़ी में यूबीटी के साथ में कई पैनलों में अलायंस नहीं हो पाई है, लेकिन हम उनसे वो कोशिश कर रहे कि जहाँ नहीं हुए वहाँ पे हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े। लेकिन जहाँ समझो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं है, कम से कम वहाँ पे साथ में लड़े, ऐसा मेरा प्रस्ताव मैंने उनको दिया है।
उस बारे में फाइनल करेंगे। जनता के बीच में क्या लेकर बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्र सरकार ने देवेश कुमार महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार द्वारा देवेश कुमार महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आईपीएस देवेश कुमार महिला निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं, जहां सामाजिक न्याय अधिकारिक विभाग में निदेशक बने आईपीएस देवेश महिला, जहां 2021 बैच एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी देवेश कुमार महिला बने हैं। फिलहाल नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सीपी है देवेश कुमार महिला। ये सबसे बड़ी खबर जहां बात सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा देवेश कुमार महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उपलब्ध जानकारी अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक पर्यटन कार्निवल के आयोजन की जिम्मेदारियां और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ये प्रवक्ता बनाने से संबंधित है। ये बात कही जाए, ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने देवेश महिला को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में निदेशक आईपीएस महिला बने हैं। ये खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने देवेश कुमार महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये बात की जाए, आईपीएस देवेश कुमार महिला निदेशक पद पर नियुक्त किए गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में निदेशक बने हैं देवेश कुमार महिला। खबर सामने आ रही है, 2012 बैच के एजीएमयू कैडर के आईपीएस अधिकारी कुमार महिला बने हैं। फिलहाल नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सीपी देवेश कुमार महिला बने हैं। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने देवेश कुमार महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक, महिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या जानकारी? देखिए, केंद्र सरकार ने देवेश कुमार महिला को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को लेकर कई जो आईपीएस है उनको लेकर लगातार केंद्र सरकार चयन कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक जिम्मेदारी जो है खासतौर पर देवेश महिला को दी है, ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के सामने आती है, क्योंकि आईपीएस देवेश कुमार महिला निदेशक के पद पर जो है ये नियुक्त हुए हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में निदेशक बने हैं देवेश महिला। इससे पहले 2012 के बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं देवेश कुमार मिलाल और फिलहाल दिल्ली के जो नई दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट है एडिशनल सीपी के तौर पर जो है अभी कार्यरत हैं देवेश कुमार महिला। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के बाद जो है उनकी नियुक्ति जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में एक निदेशक के रूप में जो है उनको नियुक्त किया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में देवेश कुमार के लिए भी जो है ये जिम्मेदारी काफी बड़ी बन जाती है। जी दीपक, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये खबर सामने आई जहां 2012 बेंच के एजीएमयूटी कैडर रहे थे महिला और ये अभी उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देवेश कुमार महिला को सौंपी है। बात करें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोप में रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को खिलाफ गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। लखनऊ पुलिस की 5 टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी सफलता नहीं मिली है। इसी बीच पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उसने एफआईआर दर्ज सभी आरोप दोहराए। पुलिस आरोपी के मोबाइल बंद रहने और लोकेशन नहीं मिलने के कारण उसके करीबियों की फोन निगरानी कर रही है। गैर जमानती वारंट के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पुलिस उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी। वहीं पीड़ित डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है और इसी दौरान यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए गए। जबकि एचओडी अब तक यूनिवर्सिटी लौटे नहीं है। जांच की टीम ने विभाग में कार्रवाई के दौरान सभी पक्षों से बयान लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। यही मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी अवस्थी जुड़ चुके हैं। जी अश्विनी जी, ये खबर सामने आ रही है जहां कॉलेज में आरोपी डॉक्टर पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, क्या खबर? हाँ, देखिए, आपको बता दें कि वारंट जारी करने के बाद 5 टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमें बनाने के साथ साथ लगातार जो उनके ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है, मगर अभी अगर बात की जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, कोई सफलता नहीं मिली है। इसी बीच मजिस्ट्रेट से दोबारा पीड़िता के द्वारा जो बयान है वो दर्ज कराए गए हैं। वहीं एफआईआर को लेकर आरोप जो पूरे तरीके से दर्ज कराया गया तो उनको दोहराया गया है। और वहीं पीड़िता की बात की जाए तो पीड़िता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिली है। मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। लगातार गिरफ्तारी न होने की वजह से वो पीड़ित परेशान है, जिसको लेकर और भी जो हिंदू संगठन है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। विरोध करने के साथ साथ ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि जिस प्रकार से इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो एचओडी और वो जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, आभार जानकारी देने के लिए। खबर सामने आ रही है जहां पुलिस दबिश दे रही है, सारे आदेश दिए जा चुके हैं, वारंट जारी करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं, पीड़िता ने एफआईआर के आरोप दोहराए हैं। ये खबर जहां पर केजीएमयू एक कॉलेज में लव जिहाद का मामला, आरोपी डॉक्टर पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिए गए हैं। बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के हालिया बयान पर कड़ा तेवर अपनाया। सरावगी ने कहा कि चुनाव के समय विपक्षी नेता अक्सर इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी घुसपैठियों का वोट कराना चाहते हैं क्या। उन्होंने बिहार के हालिया चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, वहां विपक्ष ने चुनाव से पहले एसआईआर पर यात्रा निकाली, लेकिन एक भी मतदाता ने शिकायत नहीं की, उसका नाम कट गया। सरावगी ने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ होने वाला है, वहां की जनता एसआईआर से चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा, बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के अनर्गल बातें वो बोलते ही बोलते हैं। एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर गलत है, वोट चोरी, यही इन लोगों का मतलब ही है। इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्या बांग्लादेशियों का वोट करवाना चाहते हैं, घुसपैठियों का, रोहिंग्या का, डबल एंट्री या परमानेंट शिफ्टेड? इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या टीएमसी के लोग हों, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे विपक्ष के लोगों ने चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी एसआईआर पर। एक भी वोटर, एक भी मतदाता ने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया और सुपड़ा साफ हो गया उनका गलत था। बंगाल में भी यही होने वाला है। बंगाल में भी एक कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ पहले ही हो गया है, टीएमसी का भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जो एसआईआर वहां की जनता चाहती है, आम ये चाहती है कि एसआईआर हो। जो बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या जो बंगाल में आकर मतदान करते हैं, देश के संसाधन का उपयोग ये लोग करते हैं, तो वहां के आम आवाम ये चाहती है एसआईआर लागू। लेकिन ये लोग वोट के चक्कर में, वोट बैंक के लिए, एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, विशेषकर मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये लोग एसआईआर हो कि वोट चोरी हो कि ये सब बोलते हैं। आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ होने वाला। सोमू में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इमाम चौक इलाके में नगर परिषद और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, जबकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद उपद्रवियों की पहचान की कार्रवाई की गई। अवैध कब्जों की जांच लेते हुए प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर 19 से 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जहां नोटिस की अवधि पूरे होने के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। जयपुर वेस्ट के राजेश गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद की कार्रवाई जारी है और उपद्रव में शामिल लोगों को अवैध अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। जा रही है इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद पूरी कहाँ तक की कार्रवाई है। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रखी है। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था तो यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। बात करें रायबरेली की, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में 9 करोड़ रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया।
फर्जी वेतन दस्तावेजों के सहारे यह लोन लिया गया था, जिसमें जिला पंचायत, पारिवारिक कल्याण और अन्य विभागों के नामों का इस्तेमाल किया गया। बैंक प्रबंधक मुकेश की तहरीर पर नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जहां जांच में पाया गया आवेदकों ने फर्जी पे स्लिप, आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से करोड़ों का लोन हासिल किया और इसमें बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की भी मदद ली गई। यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2024-25 में किया गया था, जहां पर जल्द ही इस फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा किया जाएगा और जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है लोन के नाम पर, जिसमें फर्जी दस्तावेज लगाकर अपनी पहचान छुपाकर, ऐसा मुख्य शाखा प्रबंधक ने आरोप लगाया है। पुलिस को कंप्लेन दिया है कि कुछ लोगों ने अपनी पहचान छुपा के फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लोन लिया है, जिसमें 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कोतवाली थाने में। और इसमें जो धनराशि है जिसका फ्रॉड हुआ है वो लगभग 9 करोड़ की है। इसकी जांच कराई जा रही है, इसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है, विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गंभीर सेक्शंस में इसमें जालसाजी में, जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने में, 420 चीटिंग में, तमाम धाराओं में मुकदमा इसमें पंजीकृत है। और यदि बैंक के कर्मियों का रोल या बैंक के किसी तरीके के इंटरनल व्यक्ति का रोल या बैंक के किसी एजेंट का रोल इसमें होगा तो उन लोगों को भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बैंक के कर्मियों के बिना इतना बड़ा लोन और 30 लाख के नीचे किसी अमाउंट को सैंक्शन नहीं किया गया? क्या लगता है कि बैंक के कर्मी देखिए, इससे पहले भी केसेस आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूर्व कर्मी या मौजूदा कर्मी या रिटायर्ड कर्मी कहीं ना कहीं रोल निकला है। इसमें भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर किसी न किसी की मिलीभगत होगी। इन सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और यदि कोई आरोपी पाया जाएगा, अपराधी पाया जाएगा उसमें इन्वॉल्व, तो जो भी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र के रावतगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और नायडू गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी अनुसार यह मुठभेड़ 26 दिसंबर को सोनभद्र नगर में एक कार से 10 लाख रुपए चोरी करने के मामले से संबंधित थी। पुलिस ने अब तक 1 महिला, 3 पुरुष, 2 बाल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नायडू गैंग में सरगना रामू ने बताया कि लूट के 8,45,000 रुपए एसबीआई के खाते में जमा कर दिए थे, जबकि उनके पास से लगभग 1,35,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सभी गिरफ्तार बदमाश तमिलनाडु के निवासी है। यह गैंग बस में और कार में घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 26/12/25 को रावतगंज कस्बे में हुई 10 लाख की चोरी / टप्पेबाजी के संबंध में अपराधी जो चुर्क रेलवे स्टेशन के पास डेरा डाल के रुके हुए हैं, इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक रावतगंज के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई। जब टीमों ने चुर्क रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी की, उसमें अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से पुलिस ने अब हिकमत अमली से बचते हुए फायरिंग की, जिसमें सुब्रमण्यम वेंकट स्वामी के पैर में गोली लगी है तथा बाला मुरुगन के पैर में गोली लगी है। एक अपराधी रामू मौके से गिरफ्तार हुआ है। सूरत के पोश इलाके यानी कि वेशू में तेज रफ्तार और रेसिंग की लापरवाही से एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस भीषण टक्कर में एक महिला और एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में शामिल BMW कार की रफ्तार लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिससे सड़क पर जा रही स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां ड्राइवर और उनके सवार मौके पर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही वेसू पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।